फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांत। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडी का एक छोटा सा टॉपिक जो कि सिक्स्थ चैप्टर से रिलेटेड है, बिजनेस एथिक्स। हम लोग आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स के बारे में। हालांकि कई सारा वीडियोस ऑलरेडी चैप्टर 6 से रिलेटेड ऑलरेडी आ चुका है और हम लोग उस वीडियो में डिस्कस किए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरीके से सोसाइटी में ये आपको हेल्प करता है। आज का हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन है बिजनेस एथिक्स। तो सबसे पहले बिजनेस एथिक्स से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर एथिक्स क्या होता है ना। एथिक्स कहने का मतलब, जब भी आप कहीं वर्ड सुने एथिक्स, एथिक्स मीन्स होता है मोरल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग, मोरल वैल्यूज ऑफ बीइंग इन सोसाइटी। आप सोसाइटी में रहने के लिए एक वैल्यूज फॉलो करते हैं। हर सोसाइटी का एक अपना वैल्यू होता है। जैसे अगर बात करें, अलग अलग सोसाइटी में आप जानते हो अलग अलग कल्चर होते हैं और हर कल्चर, हर समुदाय का एक अपना कल्चर होता है और हर कल्चर कुछ ना कुछ मोरल वैल्यूज देता है। मोरल वैल्यूज की बात करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं मोरल वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं एथिक्स। जैसे मान लीजिए मोरल वैल्यूज इन द सेंस कि आप किसी बड़े लोगों से मिलते हो तो आप उनको एक बार ग्रीटिंग के लिए आप उनको नमस्ते, प्रणाम, पैर छूकर आशीर्वाद ले लिए। तो ये क्या है, एक तरीके का मोरल वैल्यू, और ये रिप्रेजेंट करता है कि आप कितने मोरल वैल्यू को वैल्यू देते हैं या फिर कितना मोरल वैल्यूज आप फॉलो करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको सजा मिल जाएगा, मगर कहीं ना कहीं एथिक्स इंसान को फॉलो करना चाहिए। बात करें एथिक्स की, मोरल वैल्यूज की, हम एथिक्स बोले मतलब मोरल वैल्यू, मोरल वैल्यूज की बात करें तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। हो सकता है कि कुछ चीज मेरे लिए मायने रखता है तो आपके लिए मायने नहीं रखता हो, और जो आपके लिए इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, हो सकता है कि मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता हो। जैसे मान लीजिए आप स्पोर्ट्स में ज्यादा रुचि रखते हैं, आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप स्पोर्ट्स में ज्यादा अपना कैरियर देखते हो, तो आप स्पोर्ट्स को ज्यादा तजुर्बा दोगे, आप स्पोर्ट्स को भगवान मानोगे, है ना, स्पोर्ट्स पर्सन को भगवान मानोगे। बट हम स्पोर्ट्स में ज्यादा नहीं, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम वैसे फिलोसफर की को भगवान मानेंगे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान दिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंसान पर्सन टू पर्सन वेरी करता है मोरल वैल्यूज, एथिक्स, ठीक है। तो जब आप किसी सोसाइटी में रहते हो तो उस सोसाइटी के कायदे, नियम कानून, एथिक्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। और अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका एक निगेटिव इमेज क्रिएट होगा सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के सामने। सोसाइटी को लगेगा कि हाँ, ये जो बंदा है ये मोरल वैल्यू एथिक्स फॉलो नहीं करता है ना। आप नास्तिक हो जाओगे, जैसे इंडिया जैसे देश में आप भगवान को नहीं मानोगे तो ये हो सकता है कि आपको सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे, आपको सजा नहीं मिलेगा। आप जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में भगवान को माना जाता है, ठीक है। तो अब आप कह रहे हो कि नहीं हम भगवान को नहीं मानते, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको सजा मिल जाएगा, मगर कहीं ना कहीं ये जरूर एज्यूम किया जाएगा कि हाँ आप नास्तिक, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोग आपके अगेंस्ट रहे, कुछ लोग न्यूट्रल रहे और कुछ लोग आपके फेवर में, ठीक है। तो बात करें एथिक्स की, तो एथिक्स मीन्स मतलब सिंपल सा फंडा, मोरल वैल्यू। हर सोसाइटी का एक अपना मोरल वैल्यू होता है। उसी तरीके से हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स कहने का मतलब ये आपको बताता है कि बिजनेस करने का तरीका क्या होता है। यानी कि जैसे एथिक्स की बात करें, सिर्फ एथिक्स की बात करें तो एथिक्स क्या बताता है कि एक इंसान को सोसाइटी में रहने के लिए उसको क्या करना चाहिए। आपको एक लिविंग स्टैंडर्ड गेन करने में हेल्प करता है, आपको सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है, सोसाइटी के साथ कदम से कदम मिलाने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एथिक्स और मोरल वैल्यूज आपको जीना सिखाता है कि किस तरीके से आप सोसाइटी में एक आइडियल पर्सन बन के रह सकते
उसी तरीके से बिजनेस एथिक्स कहने का मतलब, बिजनेस एथिक्स ये बताता है कि एक एज अ बिजनेसमैन आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, एज अ बिजनेसमैन आपको क्या करना चाहिए, बिजनेस करने का सही तरीका क्या होता है। तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बिजनेस एथिक्स मगर यहाँ पे थोड़ा सा मायने अलग हो जाए। अब आपको समझ में आ रहा है बिजनेस एथिक्स मतलब होता है बिजनेस को सही तरीके से करने का तरीका वे ऑफ डूइंग बिजनेस। आप मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, आप एक एंटरप्रेन्योर है, आप एक इंडस्ट्री रन कर रहे हैं, तो एज अ बिजनेसमैन सोसाइटी के लिए आप क्या करोगे, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचोगे, रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट बेचेंगे, अडल्टरेटेड प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेंगे, गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे, सोसाइटी को हार्मफुल पॉल्यूटेंट से बचा के रखेंगे, है ना, कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करेंगे, नेसेसरी गुड्स को रेगुलरली सप्लाई करेंगे। ये एक बिजनेसमैन का नीड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और इसी को कहते हैं हम लोग बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स कहने का मतलब वे ऑफ डूइंग बिजनेस इन राइट मैनर, कि आप किस तरीके से एज अ बिजनेसमैन आप सोसाइटी के लिए बिजनेस एक सही तरीके से सही मायने में कर सकते हो। आई होप कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि आपके सिलेबस में क्या है। तो देखिए बिजनेस एथिक्स मतलब क्या बोल रहा है, रेफर्स टू set of moral value or a standard or norms which govern the activity of businessman। एक बिजनेसमैन की एक्टिविटी को गवर्न करता है, ये आपको बताता है कि क्या सही है क्या गलत है ना। बिजनेस एथिक्स ये बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है ना। आप गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं ये सही है, आप मिलावट करके प्रोडक्ट बेच रहे हैं ये गलत है, ठीक है। एथिक्स डिफाइन what is right and what is wrong. It involves critical analysis of human act to determine whether the right or wrong. For a businessman, ethical decision है ना expected are। एक बिजनेसमैन होने के नाते आप एथिकल डिसीजन में क्या ले सकते हैं, तो टू प्रोवाइड द कस्टमर विथ ट्रू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आपके साथ कोई कस्टमर अगर जुड़ रहा है तो आप उसको ट्रू इंफॉर्मेशन देंगे प्रोडक्ट का एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। अलाउइंग द कस्टमर टू मेक फ्री चॉइस, कस्टमर अपने इच्छा अनुसार प्रोडक्ट को चूज करे, ये आप अलाउ करेंगे। एंड लास्ट है प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, है ना। तो ये क्या है, ये ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके, बस एक नए मायने में इसको पढ़ रहे हैं, दैट इज बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स आपको क्या बताता है, वे ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट फॉर अ बिजनेसमैन, और क्या करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब एक टॉपिक है एथिक्स वर्सेस लॉ। आपको एथिक्स तो समझ में आ गया, एथिक्स मतलब क्या होता है, एथिक्स मतलब मोरल वैल्यू, और लॉ, लॉ तो आप जानते ही हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। तो देखो एथिक्स भी बताता है सोसाइटी में रहने का तरीका, और लॉ भी बताता है सोसाइटी में रहने का तरीका, मगर दोनों में खास फर्क क्या है कि एथिक्स जो है वो ब्रॉडर टर्म है। एथिक्स की बात करें तो एथिक्स से ही लॉ का उत्पत्ति हुआ है, लॉ का डेवलपमेंट हुआ है। कोई भी कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनता है वो सोसाइटी को ध्यान में रख के बनता है, और सोसाइटी क्या फॉलो करती है, एथिक्स फॉलो करती है। तो लॉ क्यों बनाया गया सर, लॉ इसलिए बनाया गया क्योंकि कुछ एथिक्स ऐसे होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा आपको, और अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे तो वो पनिशेबल एक्ट होगा। तो इसलिए बोला गया है एथिक्स जो है वो नॉन पनिशेबल होता है, बट लॉ जो है अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो वो पनिशेबल होता है। अब जैसे मान लीजिए आप मंदिर नहीं जाना चाहते, हालांकि सोसाइटी कहती है कि भाई आपको एक भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, मगर आप नहीं फॉलो करते, कोई बड़ी बात नहीं है, ये इसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। आप किसी बड़े इंसान से मिले, आप अपने टीचर से मिले, आप अपने दादाजी से मिले, अपने पिताजी से मिले, काफी दिन के बाद आप उनको नमस्ते नहीं किया, आप उनको ग्रीटिंग नहीं किया, आप उनसे एक आशीर्वाद लेने का कोई एक्ट नहीं किया, तो इट डजंट मैटर कि आप किए कि नहीं, आपको इसके लिए कभी कोई पनिशमेंट नहीं मिलता, है ना।
और आप अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपका ये मोरल वैल्यू शो करता है कि आपका थिंकिंग क्या है। बट अगर लॉ की बात करें, लॉ अगर आप फॉलो नहीं करते हो, जैसे लॉ कहता है कि भाई आप किसी को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, आप किसी का मर्डर नहीं करेंगे, मगर आप मर्डर कर देते हैं तो आपको पनिशमेंट झेलना पड़ता है ना, इम्प्रिजनमेंट होता है। तो सिंपली कहने का मतलब, एथिक्स में किसी भी तरीके का, अगर एथिक्स फॉलो नहीं करते हो तो किसी भी तरीके का पनिशमेंट और पेनाल्टी इम्पोज नहीं होता है। पर लॉ अगर नहीं फॉलो करते हैं तो आपको पेनाल्टी और पनिशमेंट जरूर मिलता है कि नहीं। तो देखिए क्या कर रहा है, एथिकल बिहेवियर इज अबव द बिहेवियर रिक्वायर्ड बाय लॉ। लॉ से बढ़कर है एथिकल बिहेवियर, क्योंकि लॉ का डेवलपमेंट ही हुआ है एथिकल बिहेवियर से। बोथ लॉ एंड एथिक्स डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आपको पता है कि लॉ और एथिक्स दोनों बताता है क्या सही है क्या गलत। लॉ रिफ्लेक्ट द एथिकल और मोरल वैल्यू ऑफ द सोसाइटी, दैट इज व्हाट कंडक्ट इज परमिटेड एंड व्हाट नॉट परमिटेड। लॉ क्या बताता है, लॉ और एथिक्स दोनों बताता है कि कौन सा काम आप कर सकते हैं और व्हाट इज नॉट परमिटेड, कौन सा काम आप नहीं कर सकते। एंड इफ वन इज ब्रेकिंग द लॉ, अगर कोई इंसान लॉ ब्रेक करता है, देन वन इज पनिश्ड और पेनलाइज्ड, उसको पनिशमेंट भी मिलता है और पेनाल्टी भी लगता है। द बिजनेस एथिक्स इज ऑल्सो डिसाइड what is expected to conduct by businessman and what is not expected by the society। तो उसी तरीके से बिजनेस एथिक्स की बात करें तो बिजनेस एथिक्स भी यही बताते हैं कि एक बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। Some unethical aspect of the business are also punishable such as adulteration and black marketing। कुछ अनएथिकल एक्ट बाय बिजनेसमैन, जैसे मान लीजिए हम एक बिजनेसमैन है, हम अडल्टरेशन कर रहे हैं, हम मिलावटी कर रहे हैं, हम ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो ये पनिशेबल एक्ट है। इसके लिए हमको पेनाल्टी भी लग सकता है, जेल भी जा सकते हैं। बट कुछ एक्ट बिजनेसमैन के द्वारा ऐसे होते हैं जो कि पनिशेबल नहीं होते हैं। जैसे आप रेगुलरली गुड्स सप्लाई नहीं कर रहे हैं, जैसे आप एज अ बिजनेसमैन आप रेगुलरली गुड्स सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो एक बिजनेसमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट, नेसेसरी प्रोडक्ट रेगुलरली सप्लाई करे सोसाइटी को। मगर आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपको पनिशमेंट मिल जाएगा। बात समझे। तो कुछ एक्ट जो है बिजनेसमैन का वो पनिशेबल होता है सोसाइटी के अगेंस्ट अगर है तो, और कुछ एक्ट पनिशेबल नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का एलिमेंट क्या है, यानी कि बिजनेस एथिक्स कौन फॉलो करेगा, क्या उसका इंपॉर्टेंस है ना, और किस तरीके से ये सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है। सबसे पहली बात तो बात करें, टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट होता है ये। देखो बिजनेस का सही डिसीजन और गलत डिसीजन वर्कर नहीं लेता। आपको पता है बिजनेस में अलग अलग लेवल के लोग होते हैं, वर्कर, क्लर्क, एम्प्लॉय। इनको सिर्फ ऑर्डर मिलता है और जैसा ऑर्डर मिलता है ये ऐसा प्रोडक्ट काम करते हैं। मगर जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे, सोसाइटी को गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचे, है ना। सो प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा ये सब कौन डिसाइड करता है, टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बिजनेस एथिक्स को फॉलो किया जाए। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है बिजनेस में, टॉप मैनेजमेंट। प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट। क्वालिटी डिसाइड कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट अगर अच्छा है, टॉप मैनेजमेंट गलत नहीं करना चाहता है, तो कभी भी सोसाइटी में गलत तरीके से बिजनेस नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट, कि भाई टॉप मैनेजमेंट के लोग क्या चाहते हैं। अगर टॉप मैनेजमेंट के लोग
बिजनेस एथिक्स फॉलो करना चाहते हैं तो किसी भी तरीके का गड़बड़ी नहीं होगा, मगर टॉप मैनेजमेंट के लोग ही कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर रहे हैं, वो लोग अडल्टरेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं या फिर बैड क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एडवर्टीजमेंट में गलत तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर ये बिजनेस एथिक्स फॉलो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ अ कोड, है ना। पब्लिकेशन ऑफ अ कोड मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन का वहां पर होना बहुत जरूरी होता है, तभी आप एथिक्स को फॉलो कर पाएंगे। जैसे किसी भी संस्था की बात करें, अगर वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है ना, तो हो सकता है कि वहां पर सही तरीके से काम ना हो, है ना, बिजनेस एथिक्स फॉलो ना किया जाए। जैसे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जनरली एथिकल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड सेट ऑफ एथिक्स फॉर ऑल द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जनरली एथिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, डिफाइन अ कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड सेट ऑफ एथिक्स फॉर ऑल द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर एम्प्लॉय के लिए एक कॉमन रूल होता है कि आपको इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, छुट्टी लेना है तो इतने दिन पहले आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। These principles are defined in a written document called code. इस प्रिंसिपल्स को जो डिफाइन करते हैं रिटन डॉक्यूमेंट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोड। These ethics cover various areas such as health, safety in the workplace, fair dealing, selling and marketing activities, है ना। कहीं ना कहीं ये सारे चीज आपको क्या बताते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी का क्या इंपॉर्टेंस है, वर्कर का सेफ्टी, प्रोडक्ट का सेफ्टी, है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस का सेफ्टी, ठीक है। फिर उसके बाद फेयर डीलिंग होना चाहिए, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्टिविटी में किसी भी तरीके का गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेलिंग करने वक्त हम जबरदस्ती बेच दे रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन के कोड ऑफ कंडक्ट में ये होना चाहिए कि अगर कोई कस्टमर नहीं लेना चाहता है तो आप उसको जबरदस्ती नहीं बेचेंगे। मगर बहुत सारे बिजनेस क्या करते हैं, कस्टमर को पिंच करते हैं, उनको नीड नहीं है फिर भी उनको प्रोडक्ट बेच दिया जा रहा है। ये सब चीज नहीं होना चाहिए एक बिजनेस में। तो एक बिजनेस का कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन में डिफाइन करें कि आपको सेल करना है तो ये काम नहीं करोगे, आप प्रोडक्शन प्रोसेस में है तो ये काम नहीं करेंगे, है ना, जो कि बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्रिएट करें। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स समझ में आ रही होंगी। एंड नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉम्प्लायंस मैकेनिज्म। इसका कहने का मतलब देखिए, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके का डिसीजन लेने के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे मान लीजिए अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय सही तरीके से काम नहीं कर रहा है या फिर अडल्टरेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने की बात हो रही है, तो सिंपल सा फंडा है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि अगर किसी भी तरीके का गलत एक्टिविटी परफॉर्म किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो किसी ना किसी को रिपोर्ट कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई वर्कर का सिलेक्शन हो रहा है, किसी भी वर्कर का सिलेक्शन हो रहा है, रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो वहां पर फेयर डीलिंग होना चाहिए। ये भी एक बिजनेस एथिक्स है, आप भेदभाव नहीं करेंगे, है ना, आप अपने वर्कर को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देंगे, डेवलपमेंट देंगे, ये सब चीज, ये भी एक बिजनेसमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एक बिजनेसमैन होने के नाते आपको ये करना पड़ेगा। तो टू मेक श्योर दैट एक्चुअल डिसीजन मैच विद द फर्म्स एथिकल स्टैंडर्ड, सुटेबल मैकेनिज्म शुड बी एस्टेब्लिश्ड। अच्छा, और ये मेक श्योर करना कि भाई जो एक्चुअल डिसीजन लिया गया है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो एक्चुअली में हो रहा है कि नहीं। जैसे ऑन पेपर तो बात कर रहे हैं हम लोग कि भाई ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, एकदम टॉप लेवल का क्वालिटी रहेगा, रीजनेबल प्राइस चार्ज करेंगे, बट क्या एक्चुअली में वो क्वालिटी दे पा रहे हैं कि नहीं, ये चेक करना, है ना। कॉर्पोरेट एथिक्स देखना, ट्रेनिंग के टाइम ट्रेनिंग हो रहा है कि नहीं वर्कर का,
रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो वो फ्रीली रिपोर्ट करे, है ना, या फिर कोई अनएथिकल बिहेवियर फॉलो किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो इजिली किसी ना किसी को रिपोर्ट करे ताकि एक करेक्टिव मेजर्स एक्शन लिया जा सके। तो बिजनेस एथिक्स में एक और एलिमेंट क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म। ये सिंपली कहता है कि आप ये मेक श्योर करेंगे कि जो एक्चुअल डिसीजन लिया गया वो वो एक्चुअली में फॉलो हो रहा है कि नहीं फॉलो हो रहा है। एंड दूसरा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिक्रूटमेंट होना चाहिए एम्प्लॉय का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय एट ऑल लेवल। अगर बात करें एम्प्लॉय की तो एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन का होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप मेरे कंपनी में एज अ वर्कर काम कर रहे हो, तो अगर कंपनी कोई डिसीजन ले रही है, अगर कोई कंपनी डिसीजन ले रही है और कंपनी उस डिसीजन में आपको पार्टिसिपेशन दे रही है कि हाँ आपसे पहले कंसेंट लेकर आपको टास्क दिया जा रहा है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जा रहा है और उसमें आप लोगों का भी डिसीजन मेकिंग को इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि आपका कमिटमेंट फुलफिल होगा, आपका कमिटमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के लिए पक्का होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है आपका, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय एट ऑल लेवल, है ना। इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय एट ऑल लेवल कहने का मतलब एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं अगर उसमें पोटेंशियल है तो उसको इन्वॉल्व करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। While making ethical program and policies, employee must be involved. अगर कोई पॉलिसीज प्रोग्राम बनाया जा रहा है तो एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करना चाहिए। Have to be practiced by them only. By forming a small group of employee and ethical policies can be discussed by them. We can examine their attitude towards their policies. ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल बना दिए और उनको बोल दिया गया कि भाई ये टास्क आपको खुद परफॉर्म करना है, आप खुद से रूल्स एंड रेगुलेशन बना के परफॉर्म करिए, तो कहीं ना कहीं उनका कमिटमेंट लेवल बढ़ जाएगा। वो कोशिश करेंगे कि भाई अगर मेरा टॉप लेवल का लोग अगर मुझ पर ट्रस्ट किया है और ये काम खुद करवाना चाहता हमसे, तो कहीं ना कहीं उसका एक पोटेंशियल लेवल भी चेकआउट हो जाएगा और उसको कमिटमेंट के साथ वो काम को फुलफिल भी करना पड़ेगा, ठीक है। एंड लास्ट कह रहा है मेजरिंग रिजल्ट्स। मेजरिंग रिजल्ट कहने का मतलब देखिए, आप कोड ऑफ कंडक्ट बना लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन बना लिए, आप सारे एम्प्लॉय को उनको जो उनका टास्क है उनको टास्क को भी डिलीवर कर दिए, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या प्राइस चार्ज करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहेगा हमारा मार्केटिंग का, किस तरीके से प्रोडक्ट सेल करेंगे, एडवर्टीजमेंट कैसा रहेगा, आप सब कुछ एक स्टैंडर्ड लेवल पे बना लिए और इस तरीके का डिसीजन लिए कि सोसाइटी के अगेंस्ट वो ना हो। मगर बात यहीं पे खत्म नहीं होता, आपको साथ ही साथ रिजल्ट को मेजर भी करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि आप जो डिसीजन लिए हैं उस डिसीजन के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं, ठीक है। आप अगर वर्कर को सैलरी अच्छा देने की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली में उनको मिल रहा है कि नहीं। आप अगर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली में क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ कि नहीं। मेजरिंग रिजल्ट मतलब जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, मगर टेस्ट होना जरूरी है क्योंकि टेस्ट से ही पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, ठीक है। तो उसी तरीके से बिजनेस एथिक्स में रिजल्ट को मेजर भी करना पड़ता है, मतलब कि आप ये इवैल्यूएट करते हैं कि भाई एक्चुअली में जो डिसीजन लिया गया है वो डिसीजन के अकॉर्डिंग काम हो भी रहा है या नहीं। तो ये था आपका फिफ्थ एलिमेंट। इसी के साथ जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। एक आपका क्विक रिवीजन है यहाँ पे, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर का केस स्टडी। तो फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही।